बिहार झारखंड की खबरों के लिए कशिश न्यूज कीजिए सब्सक्राइब। यहाँ मिलेगी सियासत, दाव पेच और जनता की आवाज। तो YouTube के कशिश न्यूज चैनल पर दबाइए बेल आइकन, कीजिए सब्सक्राइब और मोबाइल पर हर वक्त देखिए आपकी अपनी खबरें। स्वागत है आप सभी का दंगल में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। दूसरे चरण की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। दूसरे चरण में बिहार में 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है। बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। और इन सीटों पर हो रहे चुनाव में असली अग्नि परीक्षा सूबे के मुखिया और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की होनी है। इन 5 सीटों पर जहां एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी और एलजेपी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां जेडीयू 5 सीटों पर अपना भाग्य आजमा रही है। भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जैसी बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर नीतीश के उम्मीदवार अपने विरोधियों से परेशान तो हैं ही, सहयोगी भी कम उन्हें घायल नहीं कर रहे हैं। और इसलिए भी महागठबंधन के लिहाज से कि इन 5 सीटों में से 4 सीटें 2014 में महागठबंधन के पास थी, तो चुनौती उनके सामने भी है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। इन 5 संसदीय क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से वहां का हाल जानेंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। इस चुनाव में फतह हासिल करने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं। वजह साफ है, जेडीयू में नीतीश के अलावे दूसरा कोई और चेहरा नहीं जो जेडीयू की चुनावी नैया पार लगा सके। हालांकि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने पहली दफा बांका से किशनगंज तक अपने सहयोगियों को बेदखल कर दिया है और अब इंतजार है विरोधियों को बेदखल करने का। यही वजह है कि नीतीश ने जातीय समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए द्वार बनाया है। 12.5% बाहर रह जाते थे बच्चे, अब नाम मात्र के बाहर रहते। तो ऐसी स्थिति और एक एक क्षेत्र में काम और फिर स्कूलों का, नए स्कूलों का निर्माण, कितने टीचर, 3 से 4 लाख के बीच में नए शिक्षक का नियोजन, तो कौन सा काम है जिसको छोड़े? आप बता दीजिए। अस्पताल, भाई हमको तो 2005 से मौका दिया है आप लोगों ने, नवंबर महीने से। उसके पहले 15 साल की जिनकी सरकार थी, आप पता कर लीजिए क्या हालत था प्रखंड के स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका। हमने आकलन करवाया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन पूरे बिहार में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन महीने भर में 39 मरीज जाते थे। जरा बताइए, ब्लॉक की आबादी कितनी? सरकारी अस्पताल नहीं चलता था तो एक दिन में 1 या कभी कभी 2 मरीज जाते थे। और जब हम लोगों को मौका दिया तो हम लोगों ने तत्काल अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और मुफ्त में दवा का इंतजाम। नीतीश के सामने मुश्किलें भी कम नहीं हैं। एक तरफ तो उन्हें चुनौती देने के लिए बांका में जयप्रकाश नारायण यादव, भागलपुर में बुलो मंडल और कटिहार में तारिक अनवर जैसे दिग्गज हैं ही, वहीं भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जैसी बीजेपी की पारंपरिक सीट को लेकर उन्होंने अपने गठबंधन के दिग्गज नेताओं की नाराजगी भी मोल ली है। तो बांका में पुतुल सिंह से राजनीतिक दुश्मनी मोल लेकर पूरी तरह से इज्जत को दांव पर लगा दिया है। यानी नीतीश को अंदर और बाहर दोनों से मिल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा भागलपुर में हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगमन से एनडीए कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होंगे देखना बाकी है। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार
सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अल्पसंख्यक और अति पिछड़े मतदाताओं वाले इन 5 क्षेत्रों में इन वर्गों को वोट लेने के लिए नीतीश ने टकराव से परहेज करने की कोशिश की है। देखना है कि उसका कितना लाभ उन्हें मिल पाता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि दूसरे चरण में नीतीश की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, महागठबंधन का भी कम नहीं। कशिश न्यूज के लिए अशोक मिश्र। तो चुनौती दोनों तरफ की है और दोनों गठबंधनों के सामने चुनौती है इस फेज में 5 सीटों पर जो दूसरे चरण में 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हर चरण का जो चुनाव होता है वो दलों, महागठबंधन और एनडीए या उनके नेताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। 5 सीट जो सेकंड फेज में है, खास करके हम जेडीयू की अगर बात करें तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एक सीट पर ही जेडीयू 2014 में चुनाव जीती थी और उस समय का जो एनडीए था उसे कोई सफलता इन 5 सीटों में नहीं मिली थी और इस बार के एनडीए में 5 सीट जेडीयू के खाते में है और जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस लिहाज से ये चुनौती है नीतीश कुमार के लिए भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। और दूसरी तरफ हम देखें तो 4 सीटें महागठबंधन ने 2014 में जीती थी, तो इस किले को बचाना महागठबंधन के लिए भी एक चुनौती है। अपनी जीत को बरकरार रखें और बाकी जो एक सीट जिस पर हार हुई थी उसे भी अपने कब्जे में लें। तो ये रणनीति दोनों पार्टियों या दोनों गठबंधनों की है इस बार 2019 के चुनाव में। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुकांत नागार्जुन जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और पूर्णिया से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पहले बात पूर्णिया की ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओवरऑल हम सुकांत जी के पास चलेंगे। पूर्णिया में इस बार उम्मीदवार वही हैं, चेहरे वही हैं, पार्टियां बदल गई हैं, गठबंधन बदल गया है। संतोष कुशवाहा 2014 में बीजेपी के एमएलए थे, छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आए, चुनाव लड़े एनडीए के खिलाफ और 2 सीट जो जेडीयू को मिली थी उसमें से 1 सीट पूर्णिया की थी। तब जब एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उदय सिंह चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इस बार संतोष कुशवाहा जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं, एनडीए का समर्थन उन्हें है, बीजेपी का समर्थन है, लेकिन उदय सिंह बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में आ गए हैं और महागठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनौती दोनों तरफ के लिए है, खास करके पूर्णिया पर। हम जरा पूर्णिया चलते हैं, पूर्णिया का रुख करते हैं। जरा बताइए कि पूर्णिया की राजनीतिक तस्वीर अभी क्या दिखाई दे रही है। कल तो अब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, लेकिन पूरी ताकत दोनों गठबंधनों ने झोंकी है पूर्णिया में भी। देखिए आनंद जी, तेजी से समीकरण बदल रहे हैं और ये कहना अभी मुश्किल है कि कौन सी पार्टी इसमें जीत हासिल करेगी, लेकिन सीधा मुकाबला है संतोष कुमार कुशवाहा और उदय सिंह और पप्पू सिंह के बीच। अभी तक जो पोलराइजेशन है, लगातार पोलराइज करने की कवायद की जा रही है। हेक्टिक शेड्यूल भी रह रहा है तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार लगातार यहाँ पर अपनी अपनी जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। इस बीच में अब ये डिपेंड करता है कि वोट कैसे पोलराइज होता है, चूंकि महागठबंधन भी इस कवायद में जुटी है कि उसके जो एमवाई समीकरण हो वो इंटैक्ट होकर उसको वोट करे। साथ में चूंकि पप्पू सिंह की छवि है उसको भी इनकैश करने की जुगत में महागठबंधन लगी हुई है। लेकिन ये वोट कितना कास्ट हो पाएगा 18 तारीख को, इसके ऊपर डिपेंड। लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी था कि इस बार बीजेपी का उम्मीदवार नहीं और जेडीयू का उम्मीदवार और एनडीए की तरफ से है। उदय सिंह दूसरे पाले में चले गए हैं, तो बीजेपी की तरफ से कितना सहयोग वहां एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को मिलता दिखाई दे रहा है? वो सामंजस्य दिखाई दे रहा है एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच में? देखिए आनंद जी, शुरुआती क्रम में ये कह सकते हैं अभी से 10-15 दिन पीछे चले जाएं तो ये तालमेल नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतदान का तारीख नजदीक आते जा रहा है, तेजी से बीजेपी के लोग जेडीयू से इंटैक्ट हो रहे हैं। आज के डेट में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से समर्पित दिख रही है जेडीयू के उम्मीदवार जो है संतोष कुमार कुशवाहा उनके प्रति। तो ये अभी नहीं कहना मुनासिब होगा कि इंटैक्ट नहीं है, पूरी तरह से एनडीए भी इंटैक्ट हो गई है। घटक
दल के जितने भी बड़े नेता है वो लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि जो भी उनके वोटर्स है उनके तरफ रुख करें, जो भी तरीका हो सकता है उसको आजमाने की जुगत में भी लगे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है आनंद जी कि 18 तारीख को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, जरा भागलपुर चलते हैं, आप बने रहिए, भागलपुर चलते हैं। भागलपुर से डब्लू हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। भागलपुर की भी लड़ाई वही है जो पूर्णिया की हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अजय मंडल हैं और बुलो मंडल जो सिटिंग एमपी हैं आरजेडी के, वो एक बार फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर हैं। शाहनवाज हुसैन यहां से चुनाव लड़ते थे, पिछली बार हार गए थे। इस 5 साल में उन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन ये सीट जेडीयू के पास चली गई। शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला, शाहनवाज हुसैन चुनाव मैदान से बाहर हैं। तो वहां पर पिछली बार डब्लू ये बताइए कि पिछली बार शाहनवाज हारे थे, उस समय अंदरूनी कलह की वजह से वो हारे थे। दोनों बड़े नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नहीं बन पाया था और खींचातानी चल रही थी और उसके शिकार शाहनवाज हुए। इस बार शाहनवाज नहीं है, बीजेपी की ये परंपरागत सीट रहा करती थी, लड़ती थी, जीतती थी, हारती थी। अब वो तालमेल और कितनी चुनौती है वहां पर नीतीश कुमार के लिए? देखिए, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक फिजा जो है इस बार बदला। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बैठाए हुए हैं, यह समीकरण उनका कहीं ना कहीं इस बार जो है काफी कमजोर दिख पड़ रहे हैं। इसलिए कि जातीय समीकरण जो है यहाँ की वह काफी एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी इससे अलग फुटते दिख रही है। ये जो है शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिए जाने के कारण घटक दलों के जितने समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और वह यह नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक समीकरण है वह यह यहाँ फिट बैठे। इसीलिए दोनों को लेकर के समर्थकों में कहीं ना कहीं यह एक नाराजगी भी है। और अब देखना है कि जो राजनीति है समीकरण, जो जातीय समीकरण जो के साथ यहाँ जदयू को इस सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, यह उस राजद के जो कैंडिडेट है बुलो मंडल, उनको कहाँ तक ये टक्कर दे पाते हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार काफी गंभीर है। और लगातार वह जो चुनावी कैंपिंग है उनका, वह लगातार यहाँ एक विधानसभा में दो जगह, एक दिन में दो जगह दो स्थानों चुनावी सभा को करके वह जातीय समीकरण के तहत जो है अपने उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंदी करने का प्रयास भी किया है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें, प्रदेश नेतृत्व की बात करें, जब से जदयू को यह सीट गई है उसके बाद जो शाहनवाज हुसैन के जो समर्थक थे वह राष्ट्रीय स्तर के नेता भी माने जाते थे और उनको टिकट नहीं मिलना यह तो दूर की बात थी, वह सीट ही उनको दे दी गई। इसको लेकर के कहीं न कहीं एनडीए के जो घटक दल के जो सहयोगी है, एनडीए के समर्थकों में जो मायूसी है वो अभी तक देखने को क्या वो नरेंद्र मोदी की सभा के बाद भी उसका कोई असर नहीं पड़ा? क्योंकि इन 5 सीटों में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वहां गए थे और वो एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने की होगी, उसका भी असर नहीं है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या स्थानीय जो बीजेपी है उसके ऊपर? देखिए आनंद जी, मैं स्पष्ट ये बता देना चाहता हूँ कि जब से जदयू को यह सीट दी गई थी उसी समय से एनडीए के जो बीजेपी के घटक दल हैं, बीजेपी के जो समर्थक, उनमें नाराजगी थी। इन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भागलपुर में कराया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह थी, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हुआ, उसके बाद रैली में भी यह चीज़ की नाराजगी साफ दिखी कि यहाँ अगर बीजेपी की सीट रहती तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती। इस बार जो उनको सीट जदयू को दे दी गई है, इनके बाद इस रैली में भी उनको लेकर के नाराजगी। कुल मिलाकर वहां पर अभी भी वो सामंजस्य जो पूर्णिया में थोड़ा बहुत बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन भागलपुर में वो सामंजस्य अभी तक या वो तालमेल अभी तक नहीं बन पाई है। अभी की जो तस्वीर है उसके मुताबिक सुकांत जी को इस चर्चा में लाते हैं। सुकांत जी, जो दूसरे फेज का इलेक्शन है, अभी हम 2 संसदीय क्षेत्रों की हमने चर्चा की, 3 और संसदीय क्षेत्र हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इस फेज को आप किस रूप में देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए आनंद जी, बहुत सही आपने शुरू में ही कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा ही उन दांव पर है, क्योंकि पिछले चुनाव में
उन्हें पूर्णिया की एक सीट मिली थी और वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वो गठबंधन में हैं, एनडीए के पार्ट हैं और प्रभावशाली है। एनडीए में उनकी जो इच्छा होती है वह चलती है, थोड़ा फेरबदल के साथ चले लेकिन चलती वही है जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं। उस जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भागलपुर संसदीय क्षेत्र है। भागलपुर संसदीय क्षेत्र वो चाहते थे हासिल करना, अब क्या कारण था ये तो एनडीए के लोग ही बताएंगे, लेकिन उनकी जो वहाँ पर जो एक रुचि थी वह रुचि से उन्होंने सीट हासिल की। लेकिन वहाँ की जो हालत है वह हालत कतई एनडीए के अनुकूल नहीं दिख रही है। आप हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शाहनवाज हुसैन की अवहेलना से जो माहौल बना था वह अभी तक वह पाटा नहीं जा सका, माहौल को सुधारा नहीं जा सका। इसका मतलब है कि अब 24 घंटे में क्या होगा या 36 घंटे में क्या होगा कहना कठिन है, लेकिन अभी भी समय है। थोड़ा बहुत वो मतलब लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, लेकिन वह खतरे में है। एक पूर्णिया की सीट है, उसके बारे में बहुत मिली जुली खबरें आ रही हैं। यह नहीं आप कह सकते हैं कि वहाँ जनता दल यूँ जीतता हुआ ही दिख रहा है। वह संघर्ष में, बहुत कड़े संघर्ष में फंसा हुआ है और उससे वो कैसे निकलेगा यह सोचने की बात है। पप्पू सिंह का परिवार जो है पूर्णिया की राजनीति में कई दशकों से दखल देता रहा है और उनका एक अपना सुनिश्चित वोट बैंक है जो सभी समाज के हर तबके में है। उसको तोड़ना आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल हो रहा है एनडीए के लिए भी और किसी और के लिए भी, इसलिए कि पप्पू सिंह 1 महीना पहले तक एनडीए के ही अंग थे। ये दो सीटें जो हैं यह, लेकिन 2014 में वो असर नहीं कर पाया पप्पू सिंह का। नहीं, 2014 में देखिए पूर्णिया की जो सामाजिक जो बनावट है उसमें 2014 में अगर आप कहें माई समीकरण चला गया, ऊंची जातियां उनके साथ हो गई, लेकिन अति पिछड़ा समूह नीतीश कुमार के साथ रहा। उनका जो लवकुश समीकरण है नीतीश कुमार का और अति पिछड़ा समीकरण जो है वह काम कर गया। दूसरी बात उसमें काम करने की यह थी कि वहाँ नीतीश कुमार जी का जो धर्मनिरपेक्ष उनकी जो छवि बनी हुई है उस छवि का भी कुछ लाभ उनको मिला, लेकिन इसी छवि की परीक्षा किशनगंज में होनी है। किशनगंज की भी हम चर्चा करेंगे, कटिहार और बांका की भी करेंगे, क्योंकि वहां पर भी जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी से थोड़ा अलग है और उस पर भी सबकी नजर है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वहां के हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। फौरन हाजिर होंगे, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण के इन 5 संसदीय क्षेत्रों की। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दंगल में। और हम दंगल में आज चर्चा कर रहे हैं दूसरे फेज के इन 5 संसदीय क्षेत्रों की, जहां 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे और वहां का समीकरण क्या है, क्योंकि इस बार एनडीए की तरफ से इस 5 सीटों पर जेडीयू का ही उम्मीदवार है और महागठबंधन के पास 2014 में 4 सीटें थीं। तो चुनौती दोनों तरफ है। नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती है, और वो एक चुनौती तो ये भी है कि किस तरह से बीजेपी के वोट को जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के समर्थन में एनडीए के तले लाया जाए। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं इन 5 संसदीय क्षेत्रों में जो कि बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं। इस बार जेडीयू वहां से उम्मीदवार है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे पूर्णिया की और भागलपुर की। ये दोनों सीटें
बीजेपी के पास हुआ करती थी। बहरहाल अब कटिहार चलते हैं। ये भी वो सीट है जहां एनडीए 2014 के पहले भी बीजेपी ही के खाते में ये सीट होती थी। निखिल चौधरी चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते भी थे, हारते भी थे। तारिक अनवर से उनका मुकाबला भी होता था। जनसंघ के ज़माने में भी ये सीट यहाँ से जनसंघ जीतती थी। बहरहाल इस पिछली बार निखिल चौधरी हार गए और वहाँ से तारिक अनवर एनसीपी के चुनाव जीते थे, जो कि सीट विपक्ष के खाते में गई थी। इस बार जेडीयू से यहाँ से उम्मीदवार हैं दुलाल चंद गोस्वामी और तारिक अनवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शैलेंद्र साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती कटिहार सीट को लेकर एनडीए की है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल, देखिए कटिहार और पूर्णिया में एक ही जैसे हालात हैं। दोनों जगह के उम्मीदवारों की बात करें तो काफी कद्दावर उम्मीदवारों से पाला पड़ा है कहीं न कहीं एनडीए के उम्मीदवार का। और खासतौर पर आप देख लीजिए कटिहार में जिस तरीके से तारिक अनवर की वहाँ छवि रही है, तारिक अनवर वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। वो कटिहार के रहने वाले नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर जाकर के वो चुनाव जीतते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि दुलालचंद गोस्वामी के लिए बहुत आसान रास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब हम उस क्षेत्र में घूम रहे थे, कटिहार का दौरा हम कर रहे थे, तो उसमें कई ऐसे इलाके मिले जहां नीतीश कुमार को लेकर के लोगों में इस बात को लेकर के सहानुभूति थी कि नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों में अपने कार्यकाल में काम किया है। कुछ लोगों ने हमें सड़कों को भी दिखाया कि जो सड़क है, ये सड़क पर पहले चल नहीं सकते थे, लेकिन आज इस सड़क का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए जो उनके 7 निश्चय योजना है, बिजली और सड़क पर जो बिहार में काम हुआ है, उसको लेकर के लोगों में एक सहानुभूति है नीतीश कुमार पे कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में मामला यह फंसता है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं है, चुनाव कहीं न कहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है एक तरीके से आप देखिए तो ऐसी परिस्थिति में लोग अब क्या तय करेंगे ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब हम क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति दिखे। लेकिन बावजूद इसके कहा जा सकता है कि टक्कर कांटे की होगी दोनों उम्मीदवारों में। न तारिक अनवर कमजोर हैं और ना ही एनडीए, क्योंकि एनडीए में आप देख लीजिए कि लगातार एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल के कमान संभाल ली है। मधेपुरा में वो कैंप कर रहे हैं, रोज मधेपुरा से तकरीबन 3, 4, 5 सभाएं वो हेलीकॉप्टर से रोज कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है मिथिलांचल, और वो चाहते हैं कि मिथिलांचल में जीत हासिल कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र माना जाता है। और जहां तक एनडीए की यदि हम चर्चा करें तो एनडीए में अल्पसंख्यकों को लाना, उनको यहाँ पर मान मनोबल करना या फिर उनसे बातचीत करना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। लेकिन वो इसी कयास में है, इसी कहा जा सकता है कि एनडीए के लोग तैयारी में है कि कम से कम महागठबंधन में जो अल्पसंख्यकों की रुचि है वो एनडीए में भी हो। तो इन चीजों पर फोकस है एनडीए का। और खासतौर पर देख लीजिए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि लड़ाई कांटे की है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इन क्षेत्रों में चुनाव जीता जा सके, खासतौर पर जो सीमांचल का पूरा इलाका है। और इस फेज में इन्हीं इलाकों में मतदान भी होना है 18 तारीख को। इसको लेकर के तैयारी। एक सवाल ये भी है, हम आपके पास आएंगे कि बीजेपी के वोट को कितना शिफ्ट कर पाए हैं जेडीयू की तरफ एनडीए के, इस पर भी हम आपसे जरा जानेंगे। एक बार फिर से जरा रुक करते हैं पूर्णिया का। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, चुनाव जिसकी चर्चा अभी शैलेंद्र साहिल कर रहे हैं, उन्हीं समीकरणों पर लड़ा जा रहा है, जाति के समीकरण पर, अल्पसंख्यक वोटों को देखते हुए, अति पिछड़ा, पिछड़े, फॉरवर्ड, या चेहरे पर पूर्णिया में? लाइव करना चाहिए, लाइव समीकरण जो है जातिगत आधार पे बन रहा है। जाहिर सी बात है कि एमवाई समीकरण है तो उधर भी समीकरण है। चेहरे तो हैं, लेकिन वो चेहरा अभी तक पूरी तरह से जो गांव देहात है वो वहां पर तो नमो की बात हो रही है, नीतीश कुमार के काम की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना जरूर मुनासिब होगा कि जातिगत समीकरण भी एक तरह से दिख रहा है।
जो भी पार्टी है, बड़े नेता हों चाहे लगातार कैंपेन किए हुए टॉप लीडर्स हों, वो इस जुगत में जरूर लगे हुए हैं कि किस तरह से MY समीकरण के साथ साथ जो छवि है पप्पू सिंह की, उसमें सेंध लगाई जाए। साथ ही पप्पू सिंह की कांग्रेस की भी और महागठबंधन की कवायद रही है कि उनके जो वोट बैंक हुआ करते हैं उनमें सेंध लगाई जाए। तो धीरे धीरे जातिगत समीकरण तो यहाँ काम कर रहा है, और लेकिन कितने हद तक ये समीकरण 18 तारीख को इनकैश हो पाता है, ये देखना मुनासिब। बिल्कुल। भागलपुर जरा रुक करते हैं, डब्लू भी जुड़े हुए हैं। डब्लू, हम एक सवाल ये भी अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, सुकांत जी भी यहाँ पर हैं। वहां पर एक प्रभावशाली वोट बैंक है गंगौता की, और इस बार जो दोनों उम्मीदवार हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। आनंद जी, यही सबसे बड़ी पहलू जी आप बोलें। लेना चाहते हैं। अश्विनी कुमार चौबे से लेकर के आज तक यह सीट बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा की सीट मानती थी, लेकिन जब यह सीट उनको नहीं मिली तो नीतीश कुमार जी ने यहाँ जो है एक जातीय समीकरण के तहत आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उन्हीं के समकक्ष में, उन्हीं के कास्ट के तहत एक नई उम्मीदवार को यहाँ खड़ा करने का प्रयास किया, और वह सफल भी रहे। लेकिन इनको जो दूरी बीजेपी और जदयू के बीच टिकट बंटवारे के बाद जो उम्मीदवार का चयन हुआ, उनके बाद जो दोनों के बीच दूरी बढ़ी, इनको पटाने के लिए पीएम का कार्यक्रम कराया गया। फिर पीएम के एक दिन बाद दूसरे दिन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी का रोड शो भागलपुर में कराया गया। लेकिन इनके बावजूद भी भागलपुर में सैयद शाहनवाज हुसैन का, जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के लीडर माने जाते हैं, उनका एक बहुत प्रभावशाली केंद्र रहा है, और उनके जो भी समर्थक है वो अभी तक कहीं न कहीं चुनाव की रणनीति जो है उनके तहत वह दूर नजर आ रहे हैं, वह सक्रिय नहीं आ रहे हैं। और यहाँ तक कि सैयद शाहनवाज हुसैन जी भी अभी तक खुल करके भागलपुर में एक दिन भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी ओर जब सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने चुनाव प्रचार से अपने को अलग कर लिया, बगल के जो पड़ोसी गोड्डा है, झारखंड के गोड्डा, वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी देते हैं कि अजय कुमार मंडल के जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनका चुनाव प्रचार का कमान जदयू के उम्मीदवार है, उनका चुनाव प्रचार का कमान वो अपने हाथों में लिए हुए हैं, और वह जो है उनका वो दिखाई दे रहा है। और जो जिस मकसद से अजय मंडल को, जिस रणनीति के तहत जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है, नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बनाया है, अब देखना है कि वो रणनीति कितनी कामयाब हो पा रही है। हाँ, वही अति पिछड़ा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप डब्लू, आपका वहाँ के बारे में, वहाँ की जो तस्वीर है उसके बारे में बताने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, सलीम साहिल के पास चलेंगे, जरा फिर कटिहार के बारे में और भी समझेंगे, और कटिहार के जरिए हम पूरे सीमांचल को भी समझने की कोशिश करेंगे सुकांत जी के साथ। स्वागत है आप सभी का। और दूसरा चरण जो है बिहार में जिन 5 सीटों पर हो रहा है, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, 18 तारीख को जहां वोट डाले जाएंगे, ये जो चरण है वो बड़ा दिलचस्प चरण है। माना यह जा रहा है कि ये फेज दिशा और दशा भी तय करेगी आने वाले जो फेजेस हैं उसके लिए, खास करके जेडीयू के लिए, क्योंकि एनडीए के अगर की बात हम करें, जेडीयू 17 में से 5 सीटें जो हैं वो इसी फेज में हैं। कांग्रेस के लिहाज से भी, क्योंकि कांग्रेस के भी इस फेज में 3 कैंडिडेट हैं और तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं, और आरजेडी के 2 कैंडिडेट हैं, तो इनके लिए भी ये फेज बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र शाहिल कटिहार से जुड़े हुए हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं उसमें जरा ये समझाइए शैलेंद्र, आप वहाँ पर कई इलाकों में गए, कई सभाओं को भी, नीतीश कुमार की कई सभाओं को भी देखा, उसको भी कवर किया, एनडीए या बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनकी सभाओं को भी कवर किया। वो तालमेल बीजेपी जेडीयू के बीच दिखाई दे रही है उन इलाकों में, कटिहार में खास करके, जब बीजेपी से सीट लेकर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है।
शुरुआती दौर की हम बात करें तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें यह मनमुटाव जरूर था, लेकिन फिलहाल आज की तारीख को हम देखें तो आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती नजर आ रही हैं। आज जो पुराने सांसद थे, जो टिकट के दावेदार थे, वो भी उस मंच पर थे जिस मंच पर दुलालचंद गोस्वामी थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दूरियों को पाटने में एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है वो सफल हुआ है, और खास तौर पर ये इसकी जरूरत अभी आज के तारीख में महागठबंधन में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो स्थितियां शुरुआती दौर में जो नजर आई वो कहीं ना कहीं उस महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और खास तौर पर यदि हम बात करें एनडीए की सीमांचल की, तो एनडीए सीमांचल में काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक वोटरों में सेंध लगाने दी, कटिहार, किशनगंज, इन इलाकों में यदि आप अल्पसंख्यक वोटर में सेंध लगा पाते हैं तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। तो इस तरीके की रणनीति एनडीए ने खासतौर पर तैयार की है। नीतीश कुमार यहाँ लगातार इस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में रह करके। शैलेंद्र, एक सवाल, सुकांत जी यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी एक सवाल आपसे कुछ करना चाह रहे हैं। सुकांत जी। हाँ शैलेंद्र, ये अशोक अग्रवाल जी जो टिकट के दावेदार थे और नॉमिनेशन भी किया था, हालांकि मुख्यमंत्री के मनाने पर नॉमिनेशन वापस ले लिया, तो वो और उनके जो समाज के लोग हैं वो अभी किस भूमिका में हैं? एक दूसरी बात, जो मोहम्मद शकूर जो एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, उनकी स्थिति क्या है? दो चीज़ बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अशोक अग्रवाल पर हम बात करें तो अशोक अग्रवाल को लेकर के कहीं न कहीं भय की स्थिति बनी हुई थी कि यदि अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ते हैं तो ये एनडीए को नुकसान होगा, क्योंकि वो एनडीए का ही वोट काटेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें मनाया गया, उसके बाद अब वो मंच पर नजर आ रहे हैं, वो मंच पर दिख जा रहे हैं आमतौर पर, वो अब वो एनडीए के लिए कैंपेन कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में यह इस बात का दुख जरूर हो, लेकिन खुल करके नहीं, लेकिन कहा जा सकता है उनके लोगों में भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर नहीं पड़ रहा। अब अशोक अग्रवाल के वापस लौटने से कहीं ना कहीं एनडीए इस इलाके में मजबूत जरूर हुई है। वहीं यदि हम बात कर लें कटिहार की, तो एक बार फिर से कटिहार में तारिक अनवर और दुलालचंद गोस्वामी में ही लड़ाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो हम लगातार घूम रहे थे, हम देख रहे हैं जो वहां की परिस्थिति, तो लड़ाई में एक बार फिर से तारिक अनवर और एनडीए के ही प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि तारिक अनवर ने भले ही पार्टी छोड़ दी हो, अब उस पार्टी के दूसरे उम्मीदवार हो, लेकिन उनका उस तरीके से जरा आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच शकील अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मधुबनी सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने आज कर दी थी। 16 अप्रैल को वो नामांकन दायर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि 18 तक हम वेट करेंगे कांग्रेस के सिंबल के लिए, कि कांग्रेस अपना सिंबल हमें दे। बहरहाल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की और प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है शकील अहमद ने, और मधुबनी से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। संतोष सिंह जी संपादक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सीमांचल के उस इलाके के बारे में भी, उस जिस राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं, सेकंड फेज के 5 संसदीय क्षेत्रों की, उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन संतोष जी, अब चुनाव के इस बीच में शकील अहमद एक बड़े नेता, कांग्रेस के सुलझे हुए नेता, और उनका ये फैसला किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए आनंद जी, अभी फातमी भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम नॉमिनेशन करेंगे, और राजद जो नेतृत्व हैं उनको उन्होंने समय दिया है कि 18 तारीख तक आप तय कीजिए, उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद जी को अगर टिकट मिलता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब पूरी तौर पर साफ हो चुकी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर राजद के जो महागठबंधन के वोट बैंक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि मधुबनी से जिस व्यापारी कम्युनिटी से नाव छाप ने जो टिकट दिया है, अगर वो गोल बंद होते हैं तो फिर मुसलमानों के लिए स्थिति थोड़ी कह सकते हैं कि
असहज वाली स्थिति हो सकती है और उस वक्त उनको तय करना होगा। वैसे शकील अहमद कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर का कह सकते हैं कि आप विराम की तरफ बढ़ रहे थे या उस दिशा में बढ़ने लगी थी जहां से उनको वापस लौट के आना काफ़ी मुश्किल था। मधुबनी में वो काफ़ी लोकप्रिय नेता भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हुए मंत्री भी रहे, वो मधुबनी से सांसद भी रहे। लेकिन जब महागठबंधन और गठबंधन की बात हुई तो पिछले बार भी उन्हें टिकट नहीं मिला था और शकील अब्दुल वारिस सिद्दीकी वहाँ उस जगह से चुनाव लड़ गए थे। तो ये उनका आखिरी चुनाव है और अगर इस बार वो चुनाव नहीं लड़ते तो फिर उनका राजनीतिक वनवास की बात सामने आने लगती। इसलिए अपने वजूद का या फिर कह सकते हैं कि राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है, जिसका कहीं न कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा, ये तय लग रहा है। जी आनंद, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संतोष जी सेकंड फेज की, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। और ये फेज ऐसा है जिसमें पांचों उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के हैं। एनडीए की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में 3 उम्मीदवार कांग्रेस के, 2 उम्मीदवार आरजेडी के। पिछली बार के नतीजों को देखें तो 4 सीटें ये महागठबंधन के पास थी, एनडीए के खिलाफ गई थी। तो चुनौतियां दोनों तरफ हैं, लेकिन एनडीए की तरफ खास करके चुनौती नीतीश कुमार के लिए है कि उनको खुद को स्थापित इस इलाके में करना होगा, अपनी जीत के साथ कब्जे पर लेकर इन सीटों पर, क्योंकि सीटें इन्होंने ली बीजेपी से और अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। इसलिए भी चुनौती क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं है उम्मीदवार के तौर पर अगर हम देखें तो। देखिए आनंद जी, कह सकते हैं कि गठबंधन का भविष्य भी इन्हें जो 5 जगहों पे चुनाव हो रहा है वो तय करेगा कि आने वाले समय में नीतीश बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर साथ छोड़ते हैं। क्योंकि देखिए इन 5 सीटों पर जदयू तभी चुनाव जीत सकती है जब मोदी फैक्टर जो है या मोदी के जो समर्थक वोटर हैं वो एग्रेसिव वोट करें। लेकिन स्थिति ये है कि अगर हम बात बांका की करें तो वहाँ पुतल सिंह चुनाव लड़ रही है। मोदी का जो फायर ब्रांड सवर्ण वोटर है वो असमंजस की स्थिति में है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें भागलपुर की बात करें तो जिनको टिकट अगर जदयू ने दिया है उनकी छवि काफ़ी नकारात्मक रही है। तो शहरी मतदाता उनको लेकर असहज हैं। इससे बात अगर आगे बढ़ाएं आप, कटिहार की बात करें तो अग्रवाल से नॉमिनेशन उन्होंने जरूर वापस ले लिया है, लेकिन निखिल कुमार और अग्रवाल के जो समर्थक हैं वो अभी भी खुलकर नीतीश के उम्मीदवार के साथ नहीं दिख रहे हैं। ये इनके लिए परेशानी है। फिर बात आगे बढ़िए पूर्णिया की लीजिए। पूर्णिया में भी कमोबेश स्थिति यही है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो अभी भी पप्पू सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तादाद में हमें लगता है कि बीजेपी के नेता वहाँ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं या सवर्णों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है, वो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा है जदयू को। और अब फिर बात करें किशनगंज की बात करें तो अगर हिंदू वोटर पूरी तरह से अगर पोलराइज नहीं होता है जदयू की तरफ तो फिर वहाँ भी उस जगह पे भी उन्हें परेशानी हो सकती है। इन 5 सीटों में हम कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार का डेवलपमेंट का जो चेहरा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके का समीकरण है उस इलाके में कि मोदी वेव में भी कह सकते हैं कि उस गठबंधन को हार झेलनी पड़ी थी। उस वक्त भी बांका चुनाव हार गए थे, भागलपुर वो चुनाव हार गए थे, किशनगंज चुनाव हार गए थे, कटिहार चुनाव हार गए थे। तो ये जो तमाम सीटें हैं उन तमाम सीटों पर कह सकते हैं कि एनडीए का जो चुनाव लड़ने वाले थे वो चुनाव हार गए थे। पूर्णिया से जदयू चुनाव जीते था। तो ये स्थिति है और इस स्थिति को से वापस लाना हमें लगता है कि बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। और यही वजह है कि 17 से अधिक सभा इन 5 जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें वो लगातार दौरा करते रहे। मधेपुरा में कैंप कर रहे हैं, वहाँ से लोगों से टेलीफोन से भी बात करते हैं। हर गांव में वो कोशिश उनकी है कि वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे और लोगों को एड्रेस करे। सबसे बड़ी चुनौती है कि वो मुस्लिम गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम वोटर अगर उनको कहीं न कहीं अगर स्वीकार कर लेती है तो फिर उनका जीत का जो कह सकते हैं कि एक जो पुराना उनका समीकरण रहा है अति पिछड़ा महादलित और मुसलमानों के बीच जो उनका समीकरण है, सवर्ण का भी उस समीकरण में वो शामिल होते रहे, उसका असर दिखेगा। लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि
जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है कि जो बीजेपी का वोटर है या मोदी फैक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तब जब पूरी तौर पर उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए परेशानी है। क्योंकि इनके तमाम उम्मीदवार की बात करें, अगर बांका के उम्मीदवार की बात करें, भागलपुर के उम्मीदवार की बात करें, आप अगर किशनगंज की बात करें, पूर्णिया की बात करें, और आप कटिहार के उम्मीदवार की बात, कटिहार के उम्मीदवार की स्थिति भी उस तरीके का नहीं है कि अपने बल पे वो वोट का एकत्रित कर सके। तमाम इनके उम्मीदवार है। उस बार कुशवाहा पूर्णिया से जीत गए। उस तरह के हवा के विपरीत परिस्थिति में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा काफ़ी जोर शोर से लगा और यादव और मुसलमान दोनों वोट बुरी तरह से बट गया था। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि MY समीकरण को हम तोड़े और MAI समीकरण को तोड़े बगैर इन तमाम 5 सीट पर जदयू के लिए चुनाव जितना काफ़ी कह सकते हैं कि टफ हो सकता है। यही वजह है कि लगातार नीतीश मधेपुरा से चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और उन तमाम गांवों को वो टारगेट कर रहे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड गांव हैं, जहां वो अपने विकास के सहारे अपनी बात रख रहे हैं, अपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी का जो कह सकते हैं धारा 370 हो या राम जन्मभूमि का मसला हो, उस पर स्पष्ट तरीके से अपनी राय वो रख रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके इस जो चुनावी मुहिम है, उस मुहिम से कितने वोटर उनके साथ प्रभावित होते हैं, कितने जुड़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन 5 लोकसभा चुनाव में अगर जदयू की जीत होती है तो कह सकते हैं कि दोनों में से एक पार्टी, ये आनंद जी तय मानिए कि ये जो चुनाव है उसमें या तो RJD या नहीं तो जदयू, दोनों में से एक पार्टी को कह सकते हैं कि चुनावी मैदान से दरकिनार होना तय है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। क्योंकि अगर सवर्णों का वोट या बीजेपी का वोट अगर जदयू की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर जदयू की मुश्किलें बढ़ हो सकती है। इसी तरीके से अगर मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो फिर राजद की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो दोनों के लिए कह सकते हैं कि वाटरलू का मैदान ये साबित हो सकता है, ये 5 सीट। अब देखना यह है कि जनता कौन सी करवट लेती है। लेकिन दोनों गठबंधन के लिए के जो प्रमुख नेता हैं, RJD के तेजस्वी प्रताप हो या नीतीश कुमार हो NDA के, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं 5 लोकसभा क्षेत्र में है कि उन वोटरों को कैसे वो अपनी तरफ बिल्कुल, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और यही दोनों लोग उस इलाके में अपने अपने गठबंधनों के प्रमुख तौर पर चेहरा हैं और इन्हीं की बदौलत उस लोग या तो इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। बहरहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संतोष जी बांका भी गए थे और बांका में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, वो भी जरा हम इनसे समझेंगे कि वहां की जो स्थिति है, वहां की जो लड़ाई है वो किस आधार पर चल रही है, वहां की तस्वीर क्या है। एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों पर होने वाले चुनाव को लेकर। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार संसदीय क्षेत्रों में 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे और वहां की क्या तस्वीर है। यह भी कहा जा रहा है कि ये फेज आने वाले फेजेस के लिए दिशा और दशा भी तय करने वाली है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे सुकांत जी, संतोष जी, उस पूरे इलाके के बारे में, वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं इन 5 संसदीय क्षेत्रों की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बताया है। बांका पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प लड़ाई बांका में भी देखने को मिल रही है। सुकांत जी। नहीं, बिल्कुल, बांका की लड़ाई तो बहुत ही दिलचस्प है और वो पिछले बांका का ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, पिछले कई चुनावों से वहाँ पर ऐसा ही दृश्य बनता जा रहा है और उम्मीदवार भी लगभग यही रहते हैं, दृश्य भी यही रहता है। और हर बार जो है जो क्लेम कर पुतुल देवी का क्लेम जो है वह दरकिनार होता है और नीतीश कुमार या NDA का जो बेस वोट है आज इस चुनाव में, खास कर NDA का बेस वोट जो अगरा मतदाता है वह NDA से दूर हो जाता है, वो पुतुल सिंह के साथ चला जाता है। तो ये
जबकि इस बार पुतुल सिंह भी दावेदार थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन किन कारणों से नहीं मिला ये तो वो दोनों पार्टियों के नेता बताएंगे। लेकिन पुतुल सिंह को ये सीट अगर हासिल करनी थी एनडीए को, तो ये मुझको लगता है पुतुल सिंह सबसे उत्तम उम्मीदवार थी, उनको देना चाहिए था। और बेदाग उम्मीदवार भी हैं और वो वहां पर काम भी करती है लगातार, संघर्ष है। हाँ। वो दिख भी रहा है, संतोष जी जो बता रहे थे। हाँ। डिटेल जरा हम उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा शैलेंद्र साहिल के पास एक बार फिर से चलते हैं। शैलेंद्र, हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी, सुकांत जी भी वो बात कर रहे थे, संतोष जी से भी चर्चा हो रही थी। पहले के जो समीकरण हुआ करते थे वो धराशायी हुए हैं, नए समीकरण बने हैं, या उसी आधार पर इस बार भी है? समीकरण वही है, इक्वेशन वही है? ठीक है, समीकरण में बदलाव तो हुआ है जरूर कहीं ना कहीं, और खासतौर पर यदि हम बाकी जगहों के अलावा यदि सीमांचल को आप देखिएगा तो सीमांचल में जाति तो मायने रखता ही है, लेकिन धर्म भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। सीमांचल जब आप आते हो तो इस चीज ये आप आराम से देख सकते हैं इस चीजों को। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो समीकरण में बदलाव जरूर आया है, और खासतौर पर नीतीश कुमार की जब आप, जैसा कि आपने भी कहा कि नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है, तो ये भी नीतीश कुमार को बताना होगा या जेडीयू को ये दिखाना होगा इस चुनाव में कि सीमांचल में उनका भी बड़ा जनाधार है, अल्पसंख्यकों पर पकड़ है। ये कहीं ना कहीं इस बात को फोकस करके जेडीयू काम कर रही है, और ये देखिए जो उम्मीदवार हैं वो भी लगभग जेडीयू के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये सोची समझी कही जा सकती है कि रणनीति है कि इन इलाकों में नीतीश कुमार का चेहरा ज्यादा असरदार होगा बाकी चेहरों से, एनडीए के जो और उसी के आधार पर ये चुनावी रणनीति भी नीतीश कुमार ने बनाई है, और इन 5 सीटों पर वो जमकर मेहनत भी कर रहे हैं। शुक्रिया शैलेंद्र साहिल इस पूरी जानकारी के लिए, वहां के उन इलाकों के बारे में विश्लेषण करने के लिए। संतोष जी के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। संतोष जी, विस्तार से तो चर्चा हुई, बांका को लेकर एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बांका उसी 2009 की तरह चली गई है, जब दिग्विजय सिंह को जेडीयू की तरफ से टिकट नहीं मिला, दिग्विजय सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, चुनाव जीते। 2019 में एक बार फिर से वही कि पुतुल सिंह को टिकट नहीं मिला, वो सीट जेडीयू के पास चली गई, जेडीयू ने गिरधारी यादव को दे दिया और पुतुल सिंह इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई है। देखिए आनंद जी, अगर हम बात बांका की करें तो 2009 वाली स्थिति है, और अगर जनता के मूड की बात करें तो उनकी 2 बेटियां चुनावी मैदान में मां के साथ खड़ी भी हैं और पूरी तौर पर प्रचार अभियान में भी शामिल हैं। एक श्रेयसी सिंह खुद में एक सेलिब्रिटी है और उनकी एक अपनी अलग पहचान भी है, लेकिन दोनों में अगर हम बात करें 2009 और 2019 में जो फ़र्क दिखता है, एक बड़ा फ़र्क ये दिखा कि जो पुराने समीकरण थे, जिस समीकरण से दिग्विजय सिंह सांसद बने थे, उन समीकरण में कई और वर्ग जो है सो वो इस बार उनके साथ हैं। खास करके जो बीजेपी के जो वोटर हैं, शहरी वोटर हैं, वो इस बार, क्योंकि वो पूरे प्रचार के दौरान ये खुलकर कहती हैं कि हम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे, हम जीत के जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के साथ हम खड़े रहेंगे। तो जो एनडीए के वोटर और खास करके बीजेपी के जो वोटर रहे, वो धीरे धीरे पुतुल सिंह की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो लगभग 1 सप्ताह पहले तक सुशील मोदी खुद 2 सभा उन्होंने की है, यहाँ पे रोड शो किया है, और उनकी कोशिश हुई है कि जो परंपरागत वोट बीजेपी को आता रहा है उस वोट को शिफ्ट किया जाए जदयू उम्मीदवार की तरफ। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि पूरी तौर पे बीजेपी या जदयू को उस पर कामयाबी नहीं मिली है। और उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह या यूँ कहे दादा, उनका निकनेम है, दादा के नाम से जो उनकी अपनी जमात रही है दिल्ली में, वो तमाम लोग बांका पहुंचे हुए हैं, और वो तमाम जो लोग हैं वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। वो लगातार मतलब आप कह सकते हैं कि बेगूसराय और बांका में जो कुछ चीज़ों की जो समानता देखी गई है कि हर तरह के वर्ग के वोटर पे जैसे कन्हैया की पकड़ दिखती है, उसी तरीके से पुतुल सिंह की पकड़ दिख रही है। एक इमेज भी है, दादा का एक अपना इमेज भी है, जिस इमेज को वो कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 जो युवा चेहरा उनके साथ, उनकी दोनों बेटियां घूम रही हैं, इस वजह से जो युवा वोटर हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। और एक आज की बात अगर हम करें, आज एक ऐसी बात प्रचार उस इलाके में बड़ी जोर शोर से शुरू हो गई है कि शकुनी चौधरी को राजद से उम्मीदवार बनाया गया था, और उस वक्त गिरधारी यादव निर्दलीय खड़े हो गए थे।
और उसमें बड़ी हार हुई थी शकुनी चौधरी को। तो जो कुशवाहा जमात है, जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ इस इलाके में भी काफ़ी संख्या में इनके साथ थे, लेकिन इस बात को लेकर कि गिरधारी यादव को का बदला लेने का मौका इस बार कुशवाहा समाज को आया है। और रेणु कुशवाहा प्रचार करके गई है, सम्राट चौधरी के जो पिता शकुनी चौधरी हैं उनके भी कई लोग उस क्षेत्र में घूम रहे थे। तो कहीं न कहीं जो लड़ाई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, सीधी लड़ाई महागठबंधन और जो आप बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। अभी भी गिरधारी यादव उस लड़ाई को त्रिकोणात्मक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि आज भी नीतीश कुमार का दो सभा बांका विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में हुआ है और दोनों जो क्षेत्र रहा है वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र रहा है और दलित के आबादी वाला क्षेत्र रहा है। और उनका जो पुराना समीकरण रहा है महादलित, अति पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान, उसको फिर से हमें लगता है कि जोड़ने की वो कोशिश की है। और जो कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ बांका में ये साफ दिखा कि जो मोदी के वोटर हैं वो पूरी तौर पे पुतल के साथ खड़ी दिख रहा है और पुतल को वो मदद करेंगे, ये भी दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का जो अपना ईबीसी वोटर है, या फिर अगर हम बात करें पसमानदा मुसलमान की बात करें, या और उनके समीकरण में जो कोयरी कुर्मी का जो वोट है, उसको लेकर वो आसान्वित है। और आज भी लगातार जो 2 सभाएं उन्होंने की है, इसकी वजह यही है कि अंतिम क्षण तक लड़ाई दिलचस्प हो, इनकी ये कोशिश है। और उसी कोशिश में वो कल भी उनका एक सभा है, चलते चलते वो सभा करके तीसरे फेज के चुनाव में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उनकी अभी भी कोशिश जारी है, लड़ाई दिलचस्प है। कमोबेश जो बेगूसराय में जो दिख रहा है उसी तरीके की स्थिति, एक साफ सुथरी छवि बांका में भी और एक नौजवान चेहरा बेगूसराय में। बिहार में 2 ही ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां त्रिकोणात्मक मुकाबला हो रहा है और जो तीसरा प्रत्याशी है वो भी उसी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा है। वो स्थिति बांका में भी देखने को मिला कि जितने श्रेयसी सिंह की टीम में जितने उस तरह के खिलाड़ी हैं या फिर युवा चेहरा हैं, वो तमाम जगहों पे वोट मांग रही हैं। उनकी जो एक और बहनें हैं वो भी लगातार कैंपेन में लगी हुई हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि अलग तरह की राजनीति का आप कह सकते हैं कि बांका में भी आपको महसूस होगा, जो कास्ट और धर्म से उठकर एक अलग तरह की राजनीति। दिग्विजय सिंह के डेवलपमेंट की भी चर्चाएं होती हैं। मुस्लिम गांव में आज सुबह श्रेयसी सिंह एक मुस्लिम गांव में वो घूम रही थी, तो उसी दौरान हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो मुस्लिम वोटर का भी जो एक तबका, ऐसा तबका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से वो दादा से जुड़े हुए हैं, वो आज भी, पिछले बार भी वो बीजेपी में रहने के बावजूद भी 8 ऐसा गांव है मुसलमानों का जो पठान मुसलमान जिसको कहा जाता है, उनका दादा से एक अलग तरह का रिश्ता रहा है। वो गांव उस बार भी उनके साथ था, हालांकि बीजेपी के कारण से उस तरह के आक्रामक तरीके से उनको वोट नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो पूरी आक्रामकता के साथ इनके साथ घूम भी रहे हैं और वो वोट भी कर रहे हैं। तो एक अलग तरह का चुनाव का एहसास आप बांका में आने पर भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप बेगूसराय में करते आ रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। आप जब बात कर रहे थे श्रेयसी के साथ, तो श्रेयसी सिंह ने जो बातें कही उससे लगा कि लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिसका सेंटिमेंट इनके साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल चुनाव बड़ा दिलचस्प है, जो 5 संसदीय क्षेत्र हैं, और यही है कि इन 5 संसदीय क्षेत्रों में के 18 को जब पोलिंग होगी तो वो दिशा और दशा तय करेगा, ये माना जाए। सुकांत जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये संतोष जी की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां तीसरा प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ रहा है। वो केवल चुनाव में वोट हासिल करने के लिए लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो जीतने के लिए लड़ रहा है। वो पुतुल देवी हों या कन्हैया कुमार हों। तो सबसे बड़ी बात है कि तीसरे ढंग की वैकल्पिक राजनीति का भी एक आप संकेत इसमें देख सकते हैं। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात कि महागठबंधन, ये एनडीए के उम्मीदवार को अपने को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। यह भी पुतुल सिंह की जीत है, पहली जीत यही है मेरे ख्याल से। चलिए, तो हम 5 संसदीय क्षेत्रों जिनमें सेकंड फेज में इलेक्शन होने वाला है उसकी हम चर्चा कर रहे थे एनडीए के लिहाज से कि कितना मुश्किल भरा ये संघर्ष है एनडीए के लिए, खास करके जेडीयू के लिए, और नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए कि जो बीजेपी के वोट्स हैं उसे वो एनडीए में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर कर दें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र साहिल, आपका शुक्रिया
संतोष जी, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, दूसरे फेज के इन 5 संसदीय क्षेत्रों के बारे में, वहां की स्थिति को, अभी तक की जो तस्वीर है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए सुकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस दंगल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।